जय हिंद दोस्तों। तो आजकल हमारे हेडलाइन में एक सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइन चल रही है, जो कि मोस्टली होती है कि मोदी जी ने नेहरू जी को सरपास कर दिया। चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, न्यूज़पेपर में हो, या फिर हमारे जो सो कॉल्ड मीडिया है उसमें हो। तो आज हम देखेंगे इसी के बारे में कि क्या सच में मोदी जी ने, जो अभी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, सच में नेहरू जी को सारी चीज़ों में सरपास कर दिए, या फिर सिर्फ नंबर ऑफ डाटा में सरपास किए। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या रियलिटी है। थोड़ा डीप डाइव करेंगे इस डाटा में कि क्या डाटा उस समय था जब नेहरू जी ज्वाइन किए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और जब मोदी जी ज्वाइन किए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तब तक का क्या डाटा था, और दोनों में क्या एक्चुअल में कोई कंपेरिजन एग्जिस्ट करता है। जो मेरी समझ कहती है शायद नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या क्या आई थिंक कंपेरिजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ डाटा में कि जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी बने थे तब क्या स्थिति थी इंडिया की। तो हम पहली बात करते हैं, जब लिटरेसी की बात करी, पढ़ाई लिखाई की, तब हम में से सिर्फ 80% लोग जो थे, 18% लोग तो शिक्षित थे, और मोर देन 50% मतलब 50% ज़्यादा लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। जीडीपी की कोई साइज नहीं थी, क्योंकि मोस्टली जो थे एग्रेरियन इकॉनमी थी, और इंस्टीट्यूशन जो है ऐसे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन बिल्ड नहीं हुए थे, जैसे कि इसरो हो गया, ये सब। इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमम था। तो उनका जो मेन रोल था वो नेशन बिल्डिंग का था, जैसे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाना और इंस्टीट्यूशन को मजबूती प्रदान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो ये सारे गोल थे, और उस समय की नीड थी जब जवाहरलाल नेहरू जी ने ज्वाइन किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब बात कर लेते हैं जब मोदी जी ने ज्वाइन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तब क्या स्थिति थी। तो 70 to 76% लोग जो थे हमारे इंडिया में वो लिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे। हमारी जो पॉवर्टी थी हमारे इंडिया में वो 22% थी। जीडीपी की बात की जाए तो 2 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुकी थी हमारी। इंस्टीट्यूशन जो थे वो वेल एस्टैब्लिश थे, डेमोक्रेटिक थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई थी जो मॉडर्न नीड को फुलफ़िल कर सके वैसी। और यहाँ से जो मोदी जी का एरा स्टार्ट होता है, वहाँ पे मेन होता है कि भाई मोदी जी अब ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया को एक ग्रोइंग इकॉनमी के रूप में। तो वो एरा स्टार्ट होता है जहाँ पे इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी के रूप में देखा जाना स्टार्ट हुआ था। चलिए, ये तो हो गई बेसिक बात है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि क्या 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 रोल रहा है जवाहरलाल नेहरू जी का और मोदी जी का, उनके जो जिस पीरियड में उन्होंने सर्व किया है इंडिया को, तो उसके बारे में जानते हैं। चलिए फिर कंपेरिजन करते हैं इकोनॉमिक विजन का, हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर का, कि क्या उनका इकोनॉमिक विजन था। तो जब नेहरू जी की बात की जाए तो उनका मेन जो था इकोनॉमिक विजन, वो इस तरह से था कि वो 5 ईयर प्लान को लॉन्च किए, स्टील प्लांट इंडस्ट्री लगाए, लार्ज डैम बनवाए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन डेवलप किए, और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो उन्होंने डेवलप किया। तो ये सारे जो थे वो उनका मतलब इकोनॉमी की तरफ एक ये मॉडल था, जो जिसे नेहरूवियन मॉडल भी हम जानते हैं। और ये वो बोलते थे कि ये सारे जो है वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया होंगे, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इंडस्ट्रियल बेस वो क्रिएट कर पाए, साइंटिफिक इकोसिस्टम वो इस्टेब्लिश कर पाए इंडिया में, और सेल्फ रिलायंट कई हद तक वो प्रमोट भी कर पाए। जबकि इनकी जो कुछ पॉलिसीज़ है जो थी, जिनका मतलब क्रिटिसिज्म भी आता है, जिसमें था कि भाई गवर्नमेंट जो है वो एक्सेसिव कंट्रोल कर रहा है, मतलब मार्केट पे, और लाइसेंस राज हो गया है, इकॉनमी जो है वो बहुत स्लो ग्रोथ कर रही है, जो कि वास्तविक में ये सही भी था। तो ये सारे जो थे वो नेहरू जी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके क्रिटिसिज्म में। वहीं पे आप बात करते हैं जो 2014 से चेंज हुआ, और जिसे हम मोदी मॉडल बोलते हैं, या फिर मोदी का इकोनॉमिक विजन क्या था, उस पर डिस्कस करते हैं।
तो जैसे ही इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया तो इसको देखते हैं, तो नेहरू जी जो थे वो आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थे। मतलब जब नेहरू जी ज्वाइन किए थे तो देवर टू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक जो था कि भाई कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, एक था तो कम्युनिस्ट, मतलब कि भाई सब स्टेट लेड ग्रोथ होगा। उसको मोदी जी ऑफिस ज्वाइन किए तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध कोट था जो कि था कि मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट। मीन्स कि हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे मार्केट में और मार्केट अपने अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट को मेंटेन करेगा। तो मार्केट लेड ग्रोथ होगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एक्सपांसन करेंगे, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में मेड इन इंडिया प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। तो ये सारे जो थे वो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो मोदी जी के इस टाइम में आया। और इनमें से कुछ उन्होंने अचीवमेंट भी अभी तक जो अचीवमेंट मिली है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन आया, जिससे क्या है कि अभी लोग छोटी छोटी अमाउंट भी गूगल पे यूपीआई से पेमेंट कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांसन हुआ है, इन्हें रोड डेवलप किए गए हैं, डैम डेवलप किए गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं हद तक, पूरी तरह से नहीं लेकिन हाँ कहीं हद तक डेवलप हुए हैं, इम्प्रूव हुई है। अब इसमें जो मेन मोदी जी की एरा का जो क्रिटिसिज्म आता है कि भाई उतना जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, जॉब कंसर्न रहा है लोगों के बीच, इनकम इक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गई है, जो 10% ऑफ पीपल जो है वो मोर देन 70% और 60% अब वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट कर बैठे हैं। और जो कुछ चैलेंजेस जो है वो एमएसएमई को फेस करनी पड़ी है। तो ये सारे थे इकोनॉमिक पॉलिसी बोले, इकोनॉमिक विजन बोले, जो हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर के थे वो यूएसएसआर और यूएसए था। तो इनके पास ऑप्शन था कि वही कोई भी पार्ट वो ज्वाइन कर सके, बट इनका नेहरू जी का सोचना था कि भाई हम अपना स्टैटिस्टिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखें। और इन्होंने आगे मतलब क्रिएट किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें एंटी कॉलोनियल सॉलिडारिटी भी थी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की जाती थी और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात तो की जाती थी। इन पॉलिसियों में जो उनका अचीवमेंट रहा है वो है कि वो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडर इंडिपेंडेंट नेशन के माने जाते थे उस समय। और उसका जो एक मोरल वॉइस जो था वो इंटरनेशनली सुना जाता था। जबकि उनका चाइना का पॉलिसी था पंचशील पॉलिसी, उसको उन्होंने सही से हैंडल नहीं कर पाए और जो उसका इम्पैक्ट हमको 1962 में जो वॉर हुआ था इंडो चाइना, उसमें देखने को मिला था। वहीं पे मोदी जी का बात की जाए तो मोदी जी का मानना था फॉरेन पॉलिसी को लेके कि हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करेंगे, जिससे हमारा काम बनता है हम उससे पार्टनरशिप करेंगे, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी करेंगे, डायस्पोरा एंगेजमेंट, मतलब जो हमारे लोग हैं जो किसी और देश में रह रहे हैं उससे एंगेजमेंट करके वहाँ पे एक प्रेशर ग्रुप के रूप में डेवलप करेंगे, और हमारा जो ग्लोबल प्रेजेंस होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सब जो थे वो मोदी जी का मानना था एक फॉरेन पॉलिसी के लिए। इसमें उन्होंने कई हद तक सफलता भी पाई, जैसे कि उनको एक ग्लोबल विजिबिलिटी, मतलब उनके ग्लोबल लेवल पे एक रुतबा बना, एक नाम बना, ग्लोबल लीडर के रूप में उनके सम्मान भी मिला। पार्टनरशिप एक्सपांड की गई मेजर पावर्स के साथ, जैसे कि यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गए। और उन्होंने मल्टीलेटरल जो फोरम थे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, जैसे कि हर एक साल कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन इन्वायरमेंट, या फिर ब्रिक्स हो गए। तो अलग अलग मल्टीलेटरल फॉर्म जो थे उस पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट इनका जो एक मेजर क्रिटिसिज्म आता है मोदी जी का फॉर फॉरेन पॉलिसी, कि वो जो हमारा रीजनल रिलेशन जो है वो उसको सही तरह से हैंडल नहीं कर पाए, या फिर एक चैलेंज रहा है अभी तक। तो ये सारे जो
जो थे आपके फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि क्या रहा मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी और क्या नेहरू जी का था। अब अगर हम नेशन बिल्डिंग एंड गवर्नेंस की बात की जाए और इसके बारे में अगर कंपैरिजन की जाए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं या फिर क्या सिमिलरिटी है, क्या उन्होंने अचीव किया, तो नेहरू जी के टाइम पे डेमोक्रेसी थी नहीं, तो उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिल्ड करवाया है और सही तरह से अभी तक काम भी कर रही है, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट भी थी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी उन्होंने बनवाया, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ लोगों के बीच, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IIM हो गए, एम्स हो गए, IIT हो गई, इसरो भी लगभग उन्हीं के अंतर्गत बनाया गया था, लेकिन उनके डेथ के बाद वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये सारे तो थे वो नेहरू जी के अचीवमेंट भी थे और कंट्रीब्यूशन भी था हमारे नेशन के प्रति। अब मोदी जी की बात की जाए तो जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ज्वाइन किए तो उस समय एक कहावत चलती थी। जब एक बार की बात है, जब राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं यहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ तो लोगों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुँच पाते हैं, जो कहीं हद तक अभी भी सही है, लेकिन वो चेंज हुआ है। जैसे कि अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स करवाते हैं मोदी जी, तो सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचती है। डिजिटल गवर्नेंस की बात की जाए तो वो डेवलप हुई है, वेलफेयर डिलीवरी डेवलप हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांसन है। तो ये सारे जो थे गवर्नेंस इनिशिएटिव थे जो मोदी जी के काल में डेवलप हुए हैं और स्टार्ट हुए हैं। आजकल मेजर डिबेट जो दोनों लीडर के सपोर्टर्स के बीच स्टार्ट होती है कि भाई लीडरशिप स्टाइल कैसा है। तो नेहरू जी की बात की जाए तो इंटेलेक्चुअल और आइडियलिस्टिक थे, मतलब थोड़ा थे कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, आइडियल मैन जिसे बोलते हैं, आइडियल थिंग होनी चाहिए। वो इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक थे और जो हमारा प्रेजेंस हो इंटरनेशनल लेवल पे वो अलग दिशा और दशा तय करे। जबकि बात अगर मोदी जी की जाए तो मोदी जी के सपोर्टर्स बोलते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स हैं, मतलब बहुत अच्छे कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से, मास मोबिलाइजर हैं, जो कि कई हद तक सही भी है। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, जो कि बहुत कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच। जहाँ पे नेहरू जी कंसेंसस ओरिएंटेड थे, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक थे, वहीं पे मोदी जी की बात की जाए तो वो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, खुद पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंस्टीट्यूशन, एंड वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि रिजल्ट एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड हो। ये कंपेरिजन सिर्फ 2 लीडर्स के बीच नहीं है, बल्कि ये 2 ऐसे एरा का कंपेरिजन है जिसको आई थिंक वी शुड नॉट कंपेयर, हमें कंपेरिजन नहीं करना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि एक वैसा एरा है जहाँ पे हर एक चीज़ जीरो से स्टार्ट हो रही है। एक ऐसा एरा है जहाँ पे 70% ऑफ काम हो चुका है, फिर जाके उस एरा को कोई स्टार्ट कर रहा है। ये बात वही हो गई कि अगर मेरे दादाजी जो काम कर रहे थे, जो उन्होंने बेस तैयार किया, उसके ऊपर आज मैं खड़ा हूँ, और मैं अगर कंपेरिजन करता हूँ अपने दादाजी से कि भाई मेरे दादाजी ये थे, आई थिंक दैट इज़ नॉट साउंड माइंड कंपेरिजन, बट लेट इट बी। हर एक के अपने ओपिनियन होते हैं, सो आप ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।